Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR NET previous year questions, membrane structure and function. तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी CSIR नेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी पार्ट 6 में भी मैंने PYQs करवाए थे और अगर जो भी PYQs छूट गए थे वो अब मैं इस पार्ट में करवा रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग टेक्निक्स का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। तो ये मेरी प्रोफाइल है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी के नोट्स लेकर आती हूँ। ठीक है, सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का आज लेसन नंबर 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले खुद से जो है वो सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है क्योंकि टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सारी वीडियोज़ जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक लास्ट क्लास में हो चुका था, है ना। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आया है CSIR नेट 2018 जून में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैच द एंजाइम इन कॉलम A विद देयर रिस्पेक्टिव बायोलॉजिकल फंक्शन इन कॉलम B। ठीक है, तो कॉलम A और कॉलम B में आपको दो पोर्शन दिए हुए हैं, आपने जो है वो करेक्ट मैच करना है। ठीक है, करेक्ट मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले है लाइपेज। लाइपेजेस का फंक्शन क्या होता है गाइस? लाइपेजेस क्या करते हैं? ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल, तो ये कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। नेक्स्ट है फ्लिपेज। फ्लिपेजेस का मैंने आपको क्या फंक्शन बताया था? फ्लिपेजेस क्या करते हैं? ये ATP डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ATP डिपेंडेंट होते हैं और ये ट्रांसलोकेशन करते हैं अमीनो फॉस्फोलिपिड्स का फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन फॉस्फेटिडिल सीरीन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू द साइटोसोलिक लीफलेट। बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा सेलुलर से साइटोसोलिक लीफलेट में ये जो है वो उनको लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉपेज। फ्लॉपेज क्या काम करता है? फ्लॉपेज भी ATP डिपेंडेंट होता है, ATP डिपेंडेंट काम करता है और ये फ्लीपेज का रिवर्स करता है। जैसे फ्लीपेज बाहर से साइटोसोलिक साइड में लेकर आता है, ये साइटोसोलिक से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट में जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को लेकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रम्बलेज। स्क्रम्बलेज मैंने बताया था इसको ATP की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम की, और ये कैटालाइज करता है मूवमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द बाइलेयर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपका करेक्ट मैच हम देखेंगे तो A का हमारा थर्ड हो गया। A का थर्ड हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो काफ़ी इजी जो है वो हो गया था चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट B का हमारा फर्स्ट है। ठीक है, C का हमारा सेकंड है। ठीक है, और D का हमारा फोर्थ है। ठीक है, तो हमारा जो है ये करेक्ट मैच आ गया। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है तीनों के फंक्शन, फ्लिपेज, फ्लॉपेज एंड स्क्रम्बलेज के। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो जो एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन की जो कि स्पैन करती है बाइलेयर की, वो किस पे डिपेंड करती है, यानी कैसी होती है? तो किस पे डिपेंड करती है? जिंक फिंगर डोमेन नहीं, अल्फा हेलिक्सेस बिल्कुल सही बात है, और पैरेलल बीटा शीट में भी हो सकती है और एंटी पैरेलल बीटा शीट में बहुत कम देखने को मिलती है इनमें। ठीक है, तो मेजरली हमारी अल्फा हेलिक्सेस के फॉर्म में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो मैंने आपको बताया था कि जो मेजरली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? अल्फा हेलिकल इन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी अल्फा हेलिक्स फॉर्म करती है और बहुत माइन्यूट, जैसे कि आपका पोरिन प्रोटीन हो गया, ये आपका बीटा शीट बनाता है। ठीक है, अदरवाइज मेजरली प्रोटीन क्या बनाती है? अल्फा हेलिक्सेस बनाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? अल्फा हेलिक्सेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इफ वन ऑफ द टू फैटी एसाइल चेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसराइड बाय हाइड्रोलिसिस इन सोल्यूशन सच फॉस्फोलिपिड विल फॉर्म। ठीक है, अगर आप दो फैटी एसाइल चेन में से एक रिमूव कर दोगे तो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जो है वो क्या फॉर्म करेंगे? ठीक है, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स क्या फॉर्म करेंगे?
लिपोसोम्स करेंगे, मिसल्स करेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर करेंगे, या सिमेट्रिकल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर करेंगे, तो क्या करोगे? मतलब समझ में आया आपको? जैसे आपका फैटी एसिड, जैसे ये फैटी एसिड हो गया, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और इसकी टेल हो गई, ये ऐसा ही होता है हमारा फैटी एसिड, ठीक है। तो जनरली फैटी एसिड की कितनी टेल होती है? 2 टेल होती है, यानी 2 फैटी एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस लिपिड लेयर में। ये पूरा लिपिड है हमारा, इसमें 2 फैटी एसिड्स की चेन प्रेजेंट होती है और ये इसका हाइड्रोफोबिक हेड होता है, ठीक है। ये तो सबको क्लियर होगा, मैंने क्लास में अच्छे से बताया है। अब आपने क्या कर दिया, ये जो जनरली जो देखने को मिलता था, आपने इसमें से एक जो फैटी एसाइल चेन है इसे रिमूव कर दिया, यानी अब इसके पास क्या बचा है? सिर्फ एक ही फैटी एसाइल चेन बचा हुआ है। तो अब ये आपने फिर से इसे हाइड्रोलिसिस कराया, सॉल्यूशन में डाला, तो अब ये क्या फॉर्म करेगा? तो क्या फॉर्म करता है? ये मिसल्स का फॉर्मेशन करता है। क्लास में बताया था मैंने, ये देखो ये मिसल्स है, मिसल्स में हमेशा एक फैटी एसिड चेन होती है, जबकि लिपोसोम्स में भी 2 चेन होती है और हमारे मेम्ब्रेन में भी कैसी होती है? 2 चेन होती है, लेकिन मिसल्स में सिर्फ एक चेन होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा? मिसल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मिसल्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द 3 कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड, जिनको हम मेजरली 3 मेम्ब्रेन लिपिड्स के तौर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोग्लिसराइड कैरी अ ग्लिसरॉल बैकबोन एंड 2 फैटी एसिड चेन्स एंड अ फॉस्फोराइलेटेड एल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। फॉस्फोग्लिसराइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल की बैकबोन प्रेजेंट होती है, 2 फैटी एसाइल चेन प्रेजेंट होता है और एक एल्कोहल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मोस्ट फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रेदर देन मिसल्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मिसल्स नहीं बनाते हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कैसी शीट बनाते हैं? बाई मॉलिक्यूलर शीट्स बनाते हैं, यानी इस तरीके की आपको शीट्स देखने को मिलती है। मिसल्स का फॉर्मेशन ये नहीं करते हैं, मिसल्स ऐसे बनते हैं, ठीक है, अभी बताया था, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, हमें इनकरेक्ट बताना है। सो द कॉमन अल्कोहल मोइटीज ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड, जो फॉस्फोग्लिसराइड की कॉमन अल्कोहल मोइटीज होती है वो कौन सी होती है? ग्लिसरॉल होती है, सही है। इनिसिटॉल होती है, सही है। कोलिन होती है, सही है। इथेनॉल अमीन होती है, सही है, लेकिन टायरोसिन नहीं होती है, ये हमने नहीं पढ़ी, तो ये तो हो गया गलत। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स। यही हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है। तो 4th विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। तो ये भी बहुत ईजी है कि कौन सा लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। स्फिंगोमाइलिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, लेकिन कौन नहीं होता? फॉस्फेटिडिलसीरीन, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, तो आपका आंसर जो है वो 4th वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स of the lipid bilayer aggregate into a multiple tiny insist of a single large one, ठीक है। जो लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे राफ्ट्स इस तरीके से बनाते हैं, रेदर देन एक लार्ज बनाना। लार्ज नहीं बनाते बल्कि छोटे छोटे जो है वो मेम्ब्रेन में लिपिड राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। सो कंसिडरिंग दैट द साइज ऑफ द लिपिड राफ्ट डिपेंड ऑन द एफिनिटी ऑफ द sphingolipids and cholesterol. As for sphingolipids, C for cholesterol. For one another and other lipids in the membrane, choose the option that best describe this property. तो आपको स्टेटमेंट बतानी है कि जो इस एफिनिटी वाली प्रॉपर्टी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो हमने लास्ट क्लास में भी हमने शायद इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ में टाइटली। अगर गाइज ये टाइटली बाइंड कर गए तब तो हमेशा लिपिड ड्राफ्ट बना रहेगा, फिर तो कभी अलग ही नहीं होगा लिपिड ड्राफ्ट, है ना। तो टाइटली तो ये बाइंड नहीं करते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑन द अदर लिपिड मॉलिक्यूल, और दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सरासर क्या है? फॉल्स ही है। क्योंकि देखो अगर ये स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल टाइटली बाइंड कर गए एक दूसरे से, फिर तो लिपिड राफ्ट क्या होते हैं? बनते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, बनते रहते हैं। एक डायनामिक स्ट्रक्चर है ना, कहीं पर भी बन सकते हैं, कहीं पर भी जो है गायब हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनते रहते हैं, तो ये तो टाइटली बाउंड नहीं होगा। दूसरा जो इनका इंट्रैक्शन है दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में वो भी होता है, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट बोल दे रहे हैं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटली फॉल्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है जो स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनका सेम एफिनिटी होते हैं एज दे बाइंड टू द अदर लिपिड। सेम तो नहीं होती है, अगर सेम होती तो लिपिड राफ्ट कभी बनता ही नहीं, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर विद अ हाई एफिनिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम साइटोसोलिक एस एलिमेंट। नहीं, अंडर हाई एफिनिटी भी हम नहीं बोल सकते हैं, हम ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है sphingolipids and cholesterols have high affinity than other lipid molecule, ठीक है, स्लाइटली हायर एफिनिटी होती है इनकी एज अदर लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द फ्री फॉर्म। ठीक है, तो गाइस होता क्या है, जो स्फिंगोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल है इनका रिलेशन क्या है, ये लिपिड राफ्ट कैसे बनाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का काम है, कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताया था एक ग्लू की तरह काम करता है, लास्ट क्लास में बताया था कि वो क्या करता है, स्फिंगोलिपिड्स जो भी ग्लाइकोलिपिड हो गए या स्फिंगोलिपिड हो गए उनकी तरफ इसका इंट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो अब ये क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअल में क्या करता है, इनको अपने पास यानी अट्रैक्ट करता है दूसरे लिपिड्स को, स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स को, ताकि ये एक लिपिड राफ्ट बना सके, एक रिजिड स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, लेकिन ये इतनी भी हाई एफिनिटी नहीं होती है, एकदम स्लाइटली हाई एफिनिटी होती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बहुत हाई एफिनिटी होती है, नहीं, एक स्लाइटली हायर एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू अदर फॉस्फोलिपिड्स के साथ में, जो इसका रिलेशन है उससे थोड़ी सी हाई एफिनिटी उसके लिए, इसको किसके लिए होती है, स्फिंगोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स के लिए होती है, जिससे कि ये फॉर्म करते हैं लिपिड राफ्ट्स का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आए होंगे, कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है CSIR नेट 2017 जून में। क्वेश्चन बहुत इजी है ये। अब मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है जिसमें क्या है, 7 अल्फा हेलिक्सेस है। ठीक है, पहले ही देर का है। एंड ईच हेलिक्स हैव अ 19 हाइड्रोफोबिक चेन, यानी हर हेलिक्स में कितनी है, 19 हाइड्रोफोबिक चेन है। अब भाई 19 हाइड्रोफोबिक चेन है तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया इसका, कि जो ये प्रोटीन है ये क्या करेगा, 7 टाइम स्पैन करेगा मेम्ब्रेन को। बात सही है नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन को स्पैन करने के लिए कितने हाइड्रोफोबिक मिनिमम चाहिए, 19 चाहिए। अब मिनिमम 19 है तो ये, और 7 ऐसे अल्फा हेलिक्स हैं और हर एक में 19 है, तो यानी एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, सातवीं। ठीक है, इस तरीके से 7 टाइम जो है ये स्पैन करेगी मेम्ब्रेन को। इतना क्लियर हो गया। वाइल ट्रीटिंग द मेम्ब्रेन विद ऑल काइंड ऑफ प्रोटीजेज, जबकि आपने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को आपने हर तरीके के प्रोटीजेज से ट्रीट किया। अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन इंटैक्ट, और इसका मेजर पोर्शन जो है वो इंटैक्ट रह गया। सो ट्रीटमेंट विद हाई सॉल्ट टिल 1.5 molar NaCl and the buffer with a pH of 5.0 failed to dissociate this protein from the membrane। अब आपने क्या किया, इसको हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन तब भी ये प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन से डिसोसिएट नहीं हो पाया। ठीक है, एंड जो मेजर पोर्शन था वो इंटैक्ट रहा मेम्ब्रेन में। प्रिडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, तो आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट कि इसका प्रोटीन का नेचर कैसा है और कैसे ये ओरिएंटेड है मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या कह रहे हैं कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, क्या ये पेरिफेरल हो सकता है। अगर पेरिफेरल होता तो सबसे पहले तो इसमें इन्होंने पहले ही दे रखा कि 7 अल्फा हेलिक्सेस है और 19 हाइड्रोफोबिक चेन है, यानी ये इंट्रीगल मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल तो नहीं हो सकता। और दूसरा क्या रीज़न है पेरिफेरल ना होने का, क्योंकि पेरिफेरल प्रोटीन को अगर आप सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है, तो वो इजीली जो है वो रिमूव हो जाते हैं मेम्ब्रेन से। लेकिन इसको आपने हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया, इवन दो ये जो है वो डिसोसिएट नहीं हुआ मेम्ब्रेन से, इसीलिए ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। 2 रीज़न दे दिए मैंने आपको, तो पेरिफेरल तो नहीं हो सकता। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थर्ड ऑप्शन में भी पेरिफेरल प्रोटीन लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन में भी पेरिफेरल लिखा हुआ है, तो ये तो तीनों ही ऑप्शन चले गए और राइट सिर्फ सेकंड वाला होगा। ये इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसमें 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है। ठीक है, तो इतना इजी जो है ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो तो आपका राइट आंसर जो है वो सेकंड वन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना इंट्रीगल कैसे था, हम लोगों ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया था क्योंकि अल्फा हेलिक्स था 7 और दूसरा इसमें हर एक अल्फा हेलिक्स में 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स थे, तो 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इज अ मिनिमम अमाइनो एसिड दैट रिक्वायर्ड ए प्रोटीन टू
ट्रांस मेम्ब्रेन यानी स्पैम अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इतना मिनिमम चाहिए होता है एक मेम्ब्रेन को स्पैन करने के लिए, दैट्स वाई हमने कहा ये इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरा, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट में भी रिमूव नहीं होते हैं। इनके रिमूव करने की दूसरी टेक्निक होती है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब हम टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी को पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिपेज। फ्लिपेज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द लिपिड प्रोटीन इंट्रैक्शन। क्या ये लिपिड प्रोटीन इंट्रैक्शन इंक्रीज करता है? बिल्कुल नहीं। ये मूव करता है सर्टेन फॉस्फोलिपिड्स को फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर लीफलेट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट में मदद करता है, लिपिड्स के, फॉस्फोलिपिड्स के मूवमेंट में, यानी ये आउटर लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में मूवमेंट कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है लोकलाइज द नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, नहीं। नेक्स्ट है कॉजिंग अनकपलिंग ऑफ वी सिनारे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड वन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बोथ स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड आर फॉस्फोलिपिड्स, दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन दोनों के बारे में, स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में। सो पहला है वाइल वन ऑफ द फैटी एसिड टेल अटैच वाया एस्टर बॉन्ड इज अनदर फैटी एसिड चेन अटैच वाया एन अमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे एक फैटी एसिड चेन जो है वो एस्टर बॉन्ड से अटैच होती है इन केस ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, जबकि फैटी एसिड चेन जो है वो अमाइड बॉन्ड से अटैच होती है इन केस ऑफ फॉस्फोमाइलिन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द बोथ इज डिपेंड ऑन द फॉस्फेट ग्रुप, दोनों की हाइड्रोफोबिसिटी किस पे डिपेंड करती है? फॉस्फेट ग्रुप पे करती है। एंड अदर हेड ग्रुप अटैच टू द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये अमाइड बॉन्ड वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये फॉस्फेटिडिलकोलिन का स्ट्रक्चर है और ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अमाइड बॉन्ड मैंने आपको बताया था C+O, और ये N जो है वो डायरेक्टली जब बाइंड करता है तो इसे हम अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये स्फिंगोमाइलिन में बनता है, फॉस्फेटिडिलकोलिन में जो है आपको अमाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड जो है यहाँ पर बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, एस्टर और अमाइड बॉन्ड का। दूसरा ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड है ओनली वन ऑफ देम में कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक के पास ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जरा देखते हैं, इसके फॉस्फेटिडिलकोलिन के पास में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और स्फिंगोमाइलिन के पास में भी 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और जबकि ये कह रहा है कि इनमें से सिर्फ एक के पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और हमें फॉल्स ही ढूंढना था, तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ मे हैव कोलिन हेड ग्रुप, दोनों के पास कोलिन एज अ हेड ग्रुप हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड वन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता तो ही आप इसका आंसर दे सकते थे, स्ट्रक्चर नहीं पता तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है गाइस। चलो, ये थे आपके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के सारे PYQs जो भी अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी, ठीक है, और सारी टेक्निक्स को पढ़ेंगे हम एक एक करके सेल बायोलॉजी की, ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।